मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टॉपिक स्टार्ट करते हैं आबद्ध कोण से। आबद्ध कोण क्या होता है? जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आबद्ध लंबाई की बात की थी, तो उसमें नाम देख के हमें पता चल गया था कि आबद्ध लंबाई यानी कि आबद्ध की लंबाई, जो कोण बनता है उसकी लंबाई, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दो नाभिकों के बीच की दूरी, कौन से नाभिक होने चाहिए, दोनों परमाणु जो आपस में आबंधित है। आबंधित परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी आबद्ध कोण कहलाता है, वो आबद्ध लंबाई कहलाता है। आज हम बात करेंगे आबद्ध कोण की। तो आबद्ध कोण क्या होता है? देखिए, जो भी दो आबद्ध पास पास स्थित हैं, उन दोनों आबद्धों के बीच का जो कोण बनता है उसे आबद्ध कोण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम बात करें कि जल का एग्जाम्पल लें, ये H2O होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं इसमें, तो ये लोन पेयर है दो ऑक्सीजन परमाणु पर। अब पास पास स्थित दो बंधों के बीच का कोण जो होता है, पास पास स्थित ये बंध है, एक बंध ये है, एक बंध ये है, तो दोनों के इन दोनों के ये दोनों बंध पास पास है, इन दोनों बंधों के पास पास का जो कोण है, यानी ये इन दोनों के बीच का जो एक कोण है, दोनों बंधों के बीच का कोण ये बना, ठीक है। इस कोण को ही हम क्या बोलते हैं? आबद्ध कोण। अब ये अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग अणुओं के मध्य जो है कोण का मान जो है अलग अलग हो सकता है। अगर जल की हम बात करें तो ये लगभग होता है 104.5 डिग्री का कोण होता है, जल के मध्य जो बनता है ये, ठीक है। 104 डिग्री मान लो, राउंड फिगर में अगर बात करें तो लगभग 104 डिग्री का कोण जो है दोनों हाइड्रोजन के जो बंध बने हुए हैं इनके मध्य का कोण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर sp संकरण में 180 डिग्री का कोण बनता है, sp2 के अंदर 120 का, और sp3 के अंदर 109 का, और dsp2 के अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये sp2 संकरण है, sp संकरण, sp3 संकरण, इनकी बात तो हम आगे करेंगे। अभी बस केवल आप इतना जान लीजिए कि आबद्ध कोण क्या होता है और ये कौन सा होता है। एक एग्जांपल हमने देख लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अणु के अंदर पास पास बने हुए आबंधों के मध्य का कोण आबद्ध कोण कहलाता है। तो जिस प्रकार से जल के अंदर हाइड्रोजन जल जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये जो आबंध है, इनके बीच का जो कोण है आबद्ध कोण कहलाता है। आगे बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आबद्ध एंथैल्पी। आबद्ध एंथैल्पी यानी आबद्ध ऊर्जा। अब आबद्ध ऊर्जा क्या है? कोई भी बॉन्ड है, कोई भी बंध है, उस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे आबद्ध ऊर्जा या आबद्ध एंथैल्पी कहा जाता है। मान लीजिए ये X परमाणु है जो कि Y परमाणु से आबंधित है, ठीक है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमने इसको जो ऊर्जा दी, उस ऊर्जा को ही आबद्ध एंथैल्पी बोलते हैं, आबद्ध एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। इन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बना हुआ बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा आबद्ध एंथैल्पी कहलाती है। और अगर अणु है कोई जिसमें एक से अधिक आबंध बन रहे हैं, किसी अणु के अंदर अगर एक से अधिक आबंध बन रहे हैं, तो वहां पे हम उन आबंधों का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, और वो औसत उस अणु का क्या हो जाएगा? आबद्ध एंथैल्पी हो जाएगा। यहाँ एग्जांपल की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन हाइड्रोजन लेते हैं कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए अपन को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये बंध बना हुआ है हाइड्रोजन, H2 के अंदर है ये। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है 435.8 किलो जूल प्रति मोल।
प्रति मोल। ठीक है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? 435.8 किलोजूल प्रति मोल। तो ये इसकी क्या हो गई? आबद्ध एंथैल्पी हो गई। क्या हो गई? ये इसकी आबद्ध एंथैल्पी हो गई। आगे बात समझ में। इसके अलावा हम बात करें ऑक्सीजन परमाणु के अंदर, ऑक्सीजन परमाणु O2 अणु है ये। अब O2 और दो ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड बनता है इसमें। तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है नहीं। अरे एक लकड़ी है उसको तोड़े अपन, और दो लकड़ी को एक साथ तोड़े या तीन लकड़ी को एक साथ तोड़े, तो ऊर्जा किसमें ज्यादा लगेगी? तीन लकड़ियों को लगेगी नहीं। तो वैसे ही ये है कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में तो कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ट्रिपल बॉन्ड में और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन परमाणु के मध्य जो है डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीजन अणु की जो आबद्ध एंथैल्पी है उसका मान है 498 किलोजूल प्रति मोल। ये यूनिट है, मतलब एक मोल को तोड़ने के लिए, एक मोल में उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगी वो क्या है? आबद्ध एंथैल्पी। ऊर्जा का मान क्या होता है? किलोजूल यहाँ पे। ठीक है, और मोल तो प्रति मोल आ गया, किलोजूल प्रति मोल। ये एक मोल है ना, एक अणु है ऑक्सीजन का, एक मोल है। ठीक है, इसी टाइप से अगर और एग्जांपल की बात करें N2, तो N2 के अंदर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसकी ऊर्जा का मान होता है और ज्यादा, इसकी ऊर्जा का मान होता है 946 किलोजूल प्रति मोल। आगे बात समझे। इसकी ऊर्जा का मान 946 किलोजूल प्रति मोल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आगे बात करते हैं, अगर अणु में एक से अधिक, अगर अणु के अंदर एक से अधिक आबद्ध बड़े हुए हो, तब हम क्या लेंगे? औसत लेंगे। मैंने बताया आपको, तब क्या लिया जाएगा? औसत लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है H बॉन्ड O बॉन्ड H, तो यहाँ पे दो आबद्ध है। कितने आबद्ध है? यहाँ पे दो आबद्ध है। तो इन दोनों आबद्धों को तोड़ेंगे, फिर जो ऊर्जा लगी उसका क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका एवरेज। देखिए, इस बॉन्ड को तोड़ा अपन ने, तो जो ऊर्जा लगी वो लगी 502 किलोजूल प्रति मोल। ठीक है, अब क्या बचा? ये। अब बताओ इसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी कम लगेगी? है कम लगेगी, क्योंकि पहले तो 2-3 अणु लगे हुए थे, इसलिए आकर्षण बल ज्यादा पड़ता है। अब वो एक हाइड्रोजन हट गया है, तो केवल 2 ही परमाणु बचे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य आकर्षण बल थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, जिससे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगी वो लगी आपकी 427 किलोजूल प्रति मोल। अब हम इस पूरे अणु की, इस H2O, इस अणु की जो आबद्ध एंथैल्पी निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे? इन दोनों का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? औसत जो निकलेगा वो निकल जाएगा 502 प्लस 427/2। दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे, तो इसकी आबद्ध एंथैल्पी किलोजूल प्रति मोल में आ जाएगी। आगे बात समझे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आबद्ध एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आबद्ध कोटि। आबद्ध कोटि, आबद्ध कोटि क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक अपन डाल लेते हैं आबद्ध कोटि। आबद्ध कोटि, ये छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, आबद्ध कोटि क्या होती है? दो परमाणुओं
के मध्य बंधों की संख्या, अर्थात दो जो परमाणु हैं उन दोनों परमाणुओं के मध्य, किसी भी अणु के अंदर कोई अणु है और अणु के अंदर जो है दो परमाणुओं के मध्य जो बंधों की संख्या है उसे क्या कहते हैं? आबंध कोटि कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 अणु है तो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, कितने आबंध है? एक है, तो इसकी आबंध कोटि हो गई 1। ठीक है, इसी टाइप से O2 के अंदर जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है तो दो आबंध है, तो इसकी आबंध कोटि हो गई 2। N2 नाइट्रोजन अणु के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसकी आबंध कोटि हो गई 3। तो दो परमाणु के मध्य जो बंधों की संख्या है उसे क्या कहते हैं? आबंध कोटि कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, ये लुईस के अनुसार है। ये आबंध कोटि किसके अनुसार है? लुईस के अनुसार। आगे बात समझे? हमारा टॉपिक है अनुनाद। नेक्स्ट जो टॉपिक है अनुनाद क्या है? देखिए, अनुनाद जो है काल्पनिक संरचनाएं होती है। जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया था उस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ कल्पनाएं करके नई संरचनाएं बनाए तो उन्हें अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है। अब अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, उन्हीं के अनुसार जो है अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। कल्पना करने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी कल्पना कर लें और कुछ भी संरचना बना दें, ठीक है ना? इसका भी एक क्राइटेरिया है, उसी के अंदर रहकर हमें कल्पना करनी चाहिए और फिर उसका संरचना जो बनेगा वो अनुनादी संरचना बनेगा। तो क्या है वो शर्तें? फर्स्ट है कि अनुनाद के अंदर, अनुनाद में लोन पेयर की स्थिति बदलती है। पहली चीज, लोन पेयर आप जानते ही हो, आबंध बनाने के बाद में जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको लुईस बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लोन पेयर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा जो होता है वो एक लोन पेयर कहलाता है। तो इसमें मैंने कहा कि लोन पेयर की स्थिति में परिवर्तन आप कर सकते हो कल्पना के अंदर कि हाँ इस लोन पेयर को हटा के मैं यहाँ पे लगा दूं, ऐसे। ठीक है, वो उदाहरण में अपन समझेंगे। दूसरी जो कल्पना कर सकते हो, दूसरी जो शर्त है वो ये है, अनुनाद के अंदर आप बॉन्ड पेयर की स्थिति में बदलाव कर सकते हो। बॉन्ड पेयर का मतलब है आबंध, जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड की स्थिति में भी बदलाव कर सकते हो कि यार इस बॉन्ड को हटा के यहां लगा दे, यहां से हटा के यहां लगा दे। ठीक है, तीसरी बात क्या है? अनुनाद में परमाणुओं की स्थिति में बदलाव नहीं होता है। अर्थात आप कल्पना के अंदर परमाणु की स्थिति नहीं बदल सकते। परमाणु जहां पे हैं वहीं रहेंगे, परमाणु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कर सकते हो तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। आए बात समझ? ठीक है, तो ये था हमारा कुछ शर्तें अनुनाद के लिए। अब अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अनुनाद कैसे है। तो एग्जांपल के लिए हमने सबसे पहले एग्जांपल ले लिया CO2। ये CO2 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं। हमने बनाया था पहले, तो आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप
दो लोन पेयर, सेम यहां पे भी दो लोन पेयर बचेंगे, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। ये इसकी अनुनादी, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है CO2 का। अब हमने इमेजिन किया, कल्पना करी कि मैं ये लोन पेयर और ये जो बंध बने हुए हैं इनकी स्थिति में परिवर्तन करूं। तो देखो, अगर मैंने सोचा इस लोन पेयर को मैं बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दूं, मैंने सोचा इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट कर दूं, तो फिर इसकी संरचना क्या बनेगी? देखिए, ये लोन पेयर यहां बदल बनाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन दो बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे केवल एक लोन पेयर बच गया। ये लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने चले गए। C यहां देखिए डबल बॉन्ड था, एक जो बॉन्ड है लोन पेयर में चला गया तो सिंगल बॉन्ड बचेगा और ऑक्सीजन पे लोन पेयर बढ़ जाएगा। दो पहले से थे, एक और आ गया, ये अनुनादी संरचना होगी CO2। हम इसको एक और अनुनादी संरचना बना सकते हैं ऐसे करके कि सर आपने ट्रिपल बॉन्ड इधर बनाया, इधर भी बना सकते हैं, सिंगल इधर कर दो, उल्टा कर दो, सिंगल इधर हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहां पे केवल एक ही लोन पेयर, जबकि यहां पे तीन। तो आप देख सकते हैं यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, परमाणु की स्थिति अपन ने नहीं बदली है। और हाँ, एक चीज और कि अनुनादी संरचनाओं के अंदर आबंधों की संख्या, अणु के अंदर जो आबंधों की संख्या है, लोन पेयर की जो संख्या है, उसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? जितने लुईस संरचना में आबंध होते हैं उतने ही आबंध अनुनादी संरचना में होते हैं, उतने ही लोन पेयर होते हैं, इनमें वृद्धि या कमी नहीं होती है। आप चेक कर सकते हो। यहां पे देखिए आबंधों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है टोटल आबंध। तो इसमें भी आपको 4 नजर आएंगे, 1 2 3 4, कुल आबंध उतनी ही है, केवल स्थिति बदली है उनकी। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, स्थिति में परिवर्तन हुआ, आबंधों की संख्या नहीं बदली है। इसी प्रकार से लोन पेयर की संख्या में भी बदलाव नहीं हो रहा। 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 और 4 लोन पेयर है, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 लोन पेयर, केवल स्थिति बदलती है अनुनाद में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुनादी संरचनाएं क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। इसमें अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अपन एक और एग्जांपल से करते हैं। O3 ओजोन, देखिए ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने देखा ही था। 3 ऑक्सीजन परमाणु, 2 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, एक उपसहसंयोजक आबंध बना, यहाँ पर पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन U रहते हैं, इसलिए इस पे 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। आगे बात समझे। अब हम इसमें अनुनाद करें, हमने इसमें कल्पना करी, हमने इसमें क्या किया, कल्पना करी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आके इस ऑक्सीजन के साथ बना दे और इसके साथ ऑक्सीजन बना दे, है कि नहीं? तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो ये लीजिए, यहाँ हमने पॉजिटिव इस तरफ इस ऑक्सीजन के साथ हमने जो है उपसहसंयोजक बना दिया, नेगेटिव आ गया, यहाँ आपकी बात डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये 2 लोन पेयर बचे थे इसके। ये देखिए, ये इसकी अनुनादी संरचना हो गई। आबंध की पोजीशन चेंज कर दिया आपने, अनुनादी संरचना हो गई, ये लुईस संरचना है, अनुनादी संरचना आ गई। राइट, इन दोनों को सम्मिलित रूप से देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बढ़ रहा है, अगली स्टेज में डबल बॉन्ड यहाँ बढ़ रहा है, तो सम्मिलित रूप से अपन ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको सम्मिलित रूप से मिला के एक ही संरचना में दोनों
में। इस प्रकार से यहाँ पे हम एक ही संरचना में दोनों स्थितियों को प्रदर्शित कर सकते हैं। डबल बॉन्ड एक बार यहाँ बन रहा है, डबल बॉन्ड एक बार इस वाले में बन रहा है, तो इसका मतलब इसको डॉट डॉट से शो कर दीजिए कि एक बार यहाँ बना और एक बार यहाँ बना। ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस संरचना को बोलते हैं अनुनादी संकर। अनुनादी दोनों की ये जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनका ये मिश्रण है, क्यों कह सकते हैं, जो अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण। तो ये था O3 का, ओजोन का अनुनादी संरचना। आगे बात समझ रहे हैं। अब एक चीज होती है अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा, इस चीज को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अनुनाद के कारण जो है सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं और डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड के गुण आ सकते हैं। इसी प्रकार से अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। आपने CO2 के एग्जांपल में देखा, डबल बॉन्ड ट्रिपल में कन्वर्ट हो गया था। CO2 के एग्जांपल में आपने देखा डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट गुण आ गया। इस डबल बॉन्ड के अंदर एकल बंध का गुण आ गया सिंगल बॉन्ड का। तो अनुनाद के कारण जो है द्विबंध में एकल बंध के और एकल बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जो कि आबंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। जब मैंने आबंध लंबाई पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था, वहां पे भी इसका एक रीजन आपको बताया होगा, नहीं तो अब आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहां बताया था आपको कि डबल बॉन्ड की लंबाई कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई और कम होती है, सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है। तो अनुनाद के कारण सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, तो लंबाई कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, समझ गए? तो एक कारण ये भी है प्रभावित करने वाला अनुनाद की। अब हम बात करते हैं अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा क्या होती है? जो सबसे स्थायी संरचना है वो और अनुनादी जो संकर है वो, इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर होता है उसे अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। सबसे स्थायी और अनुनादी संकर, इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर। अनुनादी ऊर्जा मतलब अनुनाद संकर माइनस सबसे स्थायी संरचना की ऊर्जा। जो सबसे ज्यादा स्थायी है उसकी ऊर्जा और अनुनाद संकर की ऊर्जा। अनुनाद संकर ये रहा, ठीक है ना, जैसे इस उदाहरण में देखें तो इसकी ऊर्जा, और इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी है ऊर्जा, कौन सी संरचना है, उसकी ऊर्जा। इन दोनों का जो अंतर आएगा उस अंतर को हम क्या कहते हैं? अनुनादी ऊर्जा कहा जाता है। तो ये अनुनाद था, और अनुनाद का जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो कार्बनिक रसायन के अंदर, विभिन्न जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके अंदर होता है। जब हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बेंजीन वगैरह के अंदर, फिनोल वगैरह के अंदर, ठीक है, उनमें अनुनाद कैसे होता है वो बताएंगे। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण। इंपॉर्टेंट चीज है द्विध्रुव आघूर्ण। कोई अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। देखो अणुओं को हम दो कैटेगरी में, इस बेस पे अणुओं को दो भागों में बांट सकते हैं कि ध्रुवीय या अध्रुवीय। तो वो कैसे ध्रुवीय होते हैं और कैसे वो अध्रुवीय होते हैं, आज हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो इसको परिभाषित करते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। ये जो द्विध्रुव है आघूर्ण कहते किसे हैं? तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी एक ध्रुव, किसी भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कोई भी एक ध्रुव पर जो आवेश है वो, एक ध्रुव, किसी भी एक ध्रुव पर
म्यू बराबर किसी भी एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा होगा। और दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी जिसको हम d बोलते हैं, डिस्टेंस, तो म्यू बराबर Q इंटू d हो जाता है इसका फॉर्मूला। अर्थात आवेश, किसी एक ध्रुव का आवेश और दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका मात्रक अगर हम निकालें, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो इससे निकाल सकते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम। क्या होता है, गुलाम। आवेश का मात्रक गुलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। गुलाम इंटू मीटर, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्या हो गया, मात्रक हो गया, गुलाम इंटू मीटर। और इस चीज को हम ये भी बोलते हैं डिबाय। क्या बोल सकते हैं, डिबाय। और डिबाय को d से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाय होता है, ये भी बोल सकते हो आप। इसकी जगह ज्यादातर यही यूज होता है कि डिबाय होता है, ठीक है ना। इसको d से प्रदर्शित करते हैं। और एक डिबाय के अंदर, एक जो डिबाय है इसके अंदर 3.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, वो कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है, कूलाम नहीं सेंटीमीटर नहीं, ठीक है ना। एक डिबाय बराबर कितना होता है, 3.33 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर है। क्लियर। चलो अब आपको इतना चल गया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। अब किसी अणु के बारे में अगर हम द्विध्रुव अणु है या नहीं है ये पता करें तो वो कैसे कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए, यदि म्यू बराबर 0 है, अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आता है तो वो अणु अध्रुवीय होगा, अध्रुवीय। आगे बात समझो। और यदि म्यू इजिकल टू नॉट 0 नहीं आता है तो वो अणु क्या होगा, ध्रुवीय होगा। आगे बात समझे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा अणु ध्रुवीय है। यहां पे सबसे पहले CO2 का एग्जाम्पल ले लेता हूं। C का लुईस स्ट्रक्चर, ये CO2 का लुईस स्ट्रक्चर था। ये जो द्विध्रुव आघूर्ण बल लगता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो बल लगता है उसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में एरो लगा के, और उस एरो को यहां से थोड़ा काट दो, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण बल लग रहा है इस तरह, ठीक है ना। ये सिंबल है इसका द्विध्रुव आघूर्ण। और ये किस तरह लग सकता है, ये इसकी दो कंडीशन है। ये हमेशा परमाणु से लगता है लोन पेयर की तरफ। और दूसरी कंडीशन ये है, कम विद्युत ऋणता से अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ, अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ। ये दो चीजें ध्यान रखना। अब यहां आते हैं इस एग्जाम्पल में। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो मतलब कि ये तो कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा विद्युत ऋणता है, तो बल किधर लगेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण बल लगा, ठीक है। और इस तरफ भी ऑक्सीजन है तो इस तरफ भी बल लगेगा। ये आगे बात समझे। वो दोनों द्विध्रुव आघूर्ण बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो द्विध्रुव आघूर्ण बल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अर्थात म्यू इज इक्वल टू 0। मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु है CO2। बोलो क्या कहते हो, अगली बात समझ रहे हैं।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो लोन पेयर है ऑक्सीजन परमाणु में। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि परमाणु से लोन पेयर की तरफ लगता है द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात ये परमाणु है ये लोन पेयर, तो द्विध्रुव आघूर्ण कहां लगेगा? इस दिशा में। क्लियर? दूसरी बात मैंने बोली कम विद्युत ऋणता से अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण लगता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात करें दोनों में से अधिक विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की है, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ बल लगेगा। यहां पे भी ये लगेगा। तो ऑल ओवर जो बल लग रहे हैं वो यूं लग रहे हैं ऊपर, और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन में एक तरह से जा रहे नहीं जा रहे, अर्थात सबका द्विध्रुव आघूर्ण बल यूं जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन, नीचे तो नहीं जा रहे, तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं होगा, अर्थात ये क्या हो गया? ध्रुवीय अणु हो गया। बोलो क्या कहते हैं? आगे समझ में बात? चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल अपन ने ले लिया BF3, बोरोन के 3 फ्लोरीन है, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। बोरोन इसके 3 फ्लोरीन है जुड़े हुए, तीनों के मध्य 120 डिग्री का कोण होता है, ये इस डायरेक्शन में। अब इसकी और इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होगी? फ्लोरीन। अभी बताया मैंने आपको आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन। अर्थात इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्लोरीन की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा, यहां पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहां पे इस डायरेक्शन में लगेगा। लगेगा कि लगेगा? तो संरचना निकल के क्या आई? ये आई, बल जो लग रहे हैं उसे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक साथ बल लगा देंगे यूं इस डायरेक्शन में, लगा लेंगे, दोनों यूं लग रहे हैं, तो एक साथ बल लग रहा है एक कुल बल इस डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लग ही रहा है इधर, तो ये इस तरफ है ये इस तरफ है, तो ऑल ओवर म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 0 होने पर क्या होता है? ठीक है, आगे बात समझिए। तो इस प्रकार से कोई अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय हम पता कर सकते हैं। NH3 का एग्जांपल भी आप ले सकते हो। NH3 के अंदर देखो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर एक, ये लोन पेयर होता है, और 3 हाइड्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये लोन पेयर उसकी तरफ लगेगा, तो सबका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो म्यू इक्वल टू नॉट 0 होगा, अर्थात ये क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्या? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या था ये? द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आगे हम जो है बीएससीपीआर थ्योरी पढ़ेंगे, आणविक सिद्धांत पढ़ेंगे, अणुओं का निर्माण कैसे होता है, कक्षक किस प्रकार से एक दूसरे पे अतिव्यापन करते हैं, और आणविक कक्षक किस प्रकार से बनता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब बनते हैं, और संकरण क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक है। क्लियर?